गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को पढ़ लिया था। और जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो हमारे पास है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट यूनिट नंबर फर्स्ट ही चल रही है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है आज का डेविसन जर्मर प्रयोग या डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था द ब्रोगली संबंध, और ये संबंध ये कहता है कि प्रत्येक कण से संबंधित एक तरंगदैर्ध्य होती है जिसको अपन लिखते हैं h/p से। और इसी की जांच करने के लिए हमने ये प्रयोग किया है कि क्या वास्तव में जो कण है उससे संबंधित एक तरंग होती है या नहीं होती। तो हमें इस प्रैक्टिकल में इस तरह से प्रयोग करेंगे कि कण, जो कोई भी द्रव्य पार्टिकल है, उसके कण स्वरूप को लेके चलेंगे और उस कण स्वरूप से हम उसकी तरंगदैर्ध्य का मान निकालेंगे। फिर हमारे पास जो ब्रेग विवर्तन ब्रेग विवर्तन समीकरण जो होती है, सूत्र होता है, उससे हम फिर लैम्डा निकालेंगे और मैच करा के देखेंगे क्या वास्तव में लैम्डा सेम आता है या अलग आता है। पहले तो हम प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल हमें क्या कहता है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल व्यवस्था तो कुछ इस प्रकार की है। देखिए, मैं आपको पहले समझा दूं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गन ली है। पहला आपका जो प्रयोग है उसका चित्र मैंने दिखाया आपको। प्रयोग में आपके पास चित्र है ये। ठीक है, प्रयोग जब भी करते हैं तो पहले हमें उद्देश्य लेना होता है कि हम किस उद्देश्य से ये किया जा रहा है। तो हमारा जो उद्देश्य था वो ये है कि जो डी ब्रोगली तरंग संबंध है वो ये कहता है कि प्रत्येक कण से संबंधित एक तरंगदैर्ध्य होती है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उस लैम्डा का कुछ ना कुछ मान होगा। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब हम किसी कण को लेके चल रहे हैं या कण द्रव्य तरंग की कण प्रकृति को लेके चल रहे हैं, तो क्या वास्तव में उसमें लैम्डा उपस्थित है या उसमें तरंग उपस्थित है। यदि है तो उसका मान वास्तव में कितना होता है, जितना होना चाहिए उतना है या कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम दोनों ही सिद्धांत पढ़ेंगे। क्लासिकल सिद्धांत से भी हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और चिरसम्मत सिद्धांत से भी हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रयोग व्यवस्था देखते हैं। तो प्रयोग व्यवस्था के अंदर देखिए, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन गन ली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है कि इस उपकरण की सहायता से हम यहाँ पर लगातार एक इलेक्ट्रॉन पुंज को लगातार क्या करेंगे, छोड़ेंगे, या इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। तो इलेक्ट्रॉन पुंज को लगातार छोड़ेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों की क्या खासियत होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मशीन के अंदर या गन के अंदर V वोल्ट से क्या किए जाते हैं, त्वरित किए जाते हैं। V वोल्ट से त्वरित किए जाते हैं, यानी कि इनकी जो ऊर्जा होगी E, वो हमारे पास Q और V रहती है। Q और V हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा होती है। और जो ये वोल्टेज है ये हमारे पास निश्चित इस वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कम और अधिक कर सकते हैं। कम करने पर कैसे परिणाम आएंगे, अधिक करने पर कैसे परिणाम आएंगे, वो हम अलग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक निकल क्रिस्टल लिया है। ठीक है, क्रिस्टल इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो निकल क्रिस्टल है उसमें जो परमाणु हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं, या जिनकी जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, इसमें कोई कमबत्ती नहीं होता। और ये जो बीच की डिस्टेंस होती है इसका जो मान है ये हमारे पास लगभग होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम के लगभग, 0.91 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। और जो अंतराण्विक दूरी है परमाणु की वो हमारे पास लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगाया है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन सूचक। इलेक्ट्रॉन सूचक और इलेक्ट्रॉन सूचक जो होता है वो क्या काम करता है, जो यहाँ से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको रीड करने के लिए कि उनकी ऊर्जा के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, उनके संवेग में क्या फर्क पड़ा है, इन चीज़ों को नापने के लिए हमने डिटेक्टर लगाया। ठीक है, अब हमने देख लिया प्रयोग व्यवस्था क्या है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ पर हमारे पास एक निकल क्रिस्टल लिया गया है और यहाँ पर हमने क्या लिया, डिटेक्टर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनों के पुंज को छोड़ते हैं एक साथ, और इन इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विभवांतर होगा हमारे पास, विभवांतर जो है वो V है।
ये वी विभवांतर से आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो पुंज बना करके निकल क्रिस्टल पर डलते हैं। ये जो निकल क्रिस्टल पर डालते हैं अपन, ये हमारे पास 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि इसके लंबवत डाले जाते हैं। लंबवत डालने के बाद यहाँ पर इस क्रिस्टल पर ये डलेंगे और डलने के बाद प्रकीर्णित होंगे, यानी कि टकरा करके कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है किसी समय इस तरह गति कर रही है, यानी कि इस तरफ क्या हो रही है, प्रकीर्णित हो रही है, यानी कि जो मूल पथ है उससे ये फाई एंगल बना रही है, जिसको हम इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना कोण बना रही है, फाई एंगल बना रही है। तो ये हमारे पास एक प्रयोग व्यवस्था थी। ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रयोग व्यवस्था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको में हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के सिद्धांत हैं। पहला हमारे पास है चिरसम्मत सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बात आपको मैं पहले क्लियर बता दूं कि इस प्रयोग में हमने जो द्रव्य पदार्थ है उसके कण स्वरूप को लेके चल रहे हैं। कण स्वरूप को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो यहां पर चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, यदि प्रकीर्णन के चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग किया जाए, तो यहां पर हम प्रकीर्णन के चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग करें, तब चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग करें तब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन किरण की तीव्रता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किरण की जो तीव्रता है वह प्रकीर्णन कोण फाई, यह तीव्रता का प्रकीर्णन कोण फाई के साथ अल्प परिवर्तन होता है। अल्प परिवर्तन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किरण की तीव्रता का प्रकीर्णन कोण के साथ जो परिवर्तन होता है वो अल्प होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर प्रयोग में जो देखा वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग है। डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन तीव्रता और प्रकीर्णन कोण के मध्य जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग उनके उच्चिष्ट देख सकते हैं। तो मैं आपको सारे ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए, पहला ग्राफ जो हमारे पास आता है उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन है उनका विभवांतर जो है वो लगभग 40 वोल्ट लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो इधर हमारे पास क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा, और इधर हमारे पास आपतित पुंज रहेगा। आपतित पुंज की तीव्रता की बात करें, तीव्रता, तो ये जो ग्राफ है ये लगभग हमारे पास कुछ ऐसा आता है, ऐसा। उसके बाद यदि हम अगले विभवांतर बात करें कि V बराबर हमारे पास 44 वोल्ट हो, तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से आता है। उसके बाद हम इसमें V बराबर 48 वोल्ट की बात करें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से और इस तरह से आता है। और जब हम बात करेंगे V बराबर 54, चार बढ़ा रहे हैं हम, 54 वोल्ट पे, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से। और जब हम बात करते हैं V बराबर 60 डिग्री पे ये जो ग्राफ आता है ये हमारे पास कुछ ऐसा आता है, ऐसा। और जब हम बात करते हैं V बराबर 64 पे, तो ये जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसा आता है, ऐसा। और लास्ट हम बात करें कि जब हम V बराबर 68 लेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आकर के फिर सीधा हो जाता है ऐसे। यानी कि आप ग्राफों को देखिएगा, हमने निकल क्रिस्टल लिया, निकल क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर हमारे पास देखो अलग अलग कोण आते हैं। तो आप जब V बराबर 54 की बात करोगे यहाँ पर 54 डिग्री पर, तो ये जो एंगल आ रहा है, देखो ये सब एंगल भी अलग अलग आते हैं हमारे पास, है ना। ये जो एंगल आता है ये एंगल हमारे पास आता है 50 डिग्री,
50 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास जो एंगल है वो अलग आता है, ये जो हमारे पास एंगल है अलग आता है, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा। एंगल का मतलब होता है पीक। आपको इन सब ग्राफ में से सबसे स्पष्ट पीक कहाँ दिख रही है? देखो इसमें तो कोई पीक है ही नहीं, इसमें तो कोई पीक है ही नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी पीक बनी है ये वाली, देखो ये थोड़ी सी पीक बनी है, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो पीक थोड़ी और क्लियर हो गई है, थोड़ी और क्लियर होगी पीक। जब आप V बराबर 45 वोल्ट पर जाओगे तो ये पीक आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, ये वाली। और ये जो एंगल है ये यहाँ से इसके पीक किससे ऊपर से ऐसे, इसको मैं दोबारा बना दूंगा। यहाँ पर देखो ये ग्राफ को इस तरह से पीक दे करके और फिर ऐसे मोड़ करके फिर ऐसे जाता है, तो आपको यहाँ पर एक पीक मिलती है, ये पीक। और इस पीक पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 डिग्री होती है, रेडियन। 50 डिग्री रेडियन नहीं, 50 डिग्री होती है, ठीक है। तो सब, और फिर उसके बाद जब आप 60 डिग्री पे जाओगे तो ये पीक वापस से क्या हो जाती है, मिलने लग जाती है, धुंधली हो जाती है। फिर आप और आगे बढ़ोगे तो ये पीक और कम हो जाएगी, और जब आप 68 पर जाओगे तो ये पीक आपको मिलेगी ही नहीं। यानी कि जैसा 40 डिग्री पे था वैसे 68 या 72 डिग्री पर आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो सबसे स्पष्ट पीक आई है वो हमारे पास ये आई है, जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त हुई। एंगल की वैल्यू 50 डिग्री आई है और वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ गई। तो इस प्रयोग से हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहेंगे कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, डेविसन जर्मर प्रयोग से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक चीज पहले, और इससे भी पहले थोड़ा सा, ये तो मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखा रखा है। ये जो आ रही है लाइन, ये लाइन आ रही है, ये वाली, ये है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुंज है। और ये जो लाइन जा रही है इधर, ये हमारे पास परकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज है, परकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज है, इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारे पास अंतरा आणविक दूरी है d, ठीक। अंतरा आणविक दूरी कितनी है, d है। और क्रिस्टल तल के बीच की जो दूरी है वो हम ये माने कितनी है, स्मॉल d है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता है, देखो यहाँ पर हम लैम्डा निकालना चाहेंगे। तो ब्रेग जो समीकरण होता है, ब्रेग समीकरण, वो कहता है कि 2d बराबर n लैम्डा। 2d बराबर हमारे पास होगा, सॉरी 2d से नहीं आएगा ये, है ना, वो 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है। 2d मैं लिख देता हूँ ये, तो 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, ठीक है। और n का मान यहाँ पर हम एक प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इफ n बराबर 1 देन लैम्डा बराबर 2d और साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आया, ठीक है। इस फॉर्मूले आपको थीटा चाहिए और d चाहिए, ठीक है। थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा कहाँ पर आपके पास, देखो थीटा हमने ये बनाया, ये रहा, ये थीटा हमारे पास। इधर जो बनेगा वो थीटा है और इधर जो बनेगा, इन दोनों के आपतित पुंज और प्रकीर्णित पुंज के जो बीच की दूरी है वो हमारे पास क्या है, फाई है। तो आप सिंपली इसमें से इसको घटा लीजिए 90 डिग्री में से, ठीक। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 90 माइनस का 5/2। 5/2 क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास 5/2 रहेगा और ये भी हमारे पास 5/2 रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री, देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री में से 5/2 को घटाएंगे तो आपके पास ये एंगल बच जाएगा ये। तो आप वैल्यू रखोगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का, और ये आ रहा है 50/2, तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी की वैल्यू, डी कितना आएगा, ठीक है। डी आप देखो इस त्रिभुज से निकालोगे, ये आपके पास एक त्रिभुज है डी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर ये हमारे पास कोण है कितना है, थीटा। तो यहाँ से आप सूत्र लगा सकते हो, डी इक्वल टू डी साइन 5/2, डी एंड साइन यहाँ पर रहेगा 5/2, ठीक है ना, डी साइन 5/2।
तो यहाँ से आप डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस त्रिभुज से, और डी की जो वैल्यू है, आप डी की वैल्यू के अंदर आपको ये कैपिटल डी और चाहिए। जो एक कैपिटल डी है ये हमारे पास अंतरा परमाणिक दूरी होती है, अंतरा परमाणविक दूरी होती है। और निकल क्रिस्टल के लिए Ni के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। 2.15 एंगस्ट्रॉम के लगभग ये हमारे पास दूरी होती है। तो हमारे पास निकल क्रिस्टल के जो बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हमारे पास देखो सारी चीज़ें मिल गई हैं। हमें 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, और ये लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए। और एक जो हमारे पास ग्राफ है उससे हम ग्राफ से भी क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू, और देखेंगे कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहती है उससे जो हमारे पास लैम्डा आ रही है वो, और जो ब्रेग समीकरण से जो लैम्डा आ रही है विवर्तन के ब्रेग समीकरण से, वो मैच करती है या नहीं करती। तो नेक्स्ट देखिएगा अपने पास ब्रेग विवर्तन सूत्र क्या कहता है, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। यहाँ पर n बराबर 1 ले लें, जहाँ d बराबर हमारे पास जालक तलों के मध्य की दूरी है, थीटा आपतित पुंज का पृष्ठ कोण होता है, और लैम्डा क्या होता है, तरंगदैर्ध्य, जिसको हमें याद करना होता है। ये मैंने सारी चीजें बता दी। निकल क्रिस्टल की अंतराणविक दूरी जो d है, कैपिटल D, वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास चित्र से अंतराणविक दूरी जो d व जालक तलों के मध्य जो दूरी d के मध्य जो संबंध होगा वो रहेगा d इक्वल टू d साइन 5/2, ठीक है ना, साइन 5/2 रहेगा। तो ऐसा है, ये देखो ये d है आपके पास, ये स्मॉल d है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारे पास जो एंगल बच रहा है वो 25 डिग्री आता है, यानी कि ये 5/2 एंगल है, ये क्या है, 5/2। आपको निकालना है ये लंब, आपको क्या निकालना है, लंब। तो आप सूत्र लगाओगे लंब बटे में कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से d बराबर d साइन थीटा साइन 5/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5/2 है। और ये सब वैल्यू रखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे कि d इज इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू, और ये आ रहेगा साइन और 25 डिग्री। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आती है 0.91 एंगस्ट्रॉम के लगभग। इसको आप इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। इधर वाली इक्वेशन को मत देखो चाहिए आप, है ना। ओके, अब आपके पास जो विवर्तन ब्रेग विवर्तन कोण होगा थीटा, वो रहेगा 90 डिग्री माइनस 5/2, यानी कि 5 का मान 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हम वापस से लैम्डा का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ से, इस वाले समीकरण से। तो हमने लिखा था कि लैम्डा बराबर अपने पास कितना होता है, लैम्डा बराबर होता है 2d और साइन थीटा। तो 2d का मान कितना है, 0.9, स्मॉल d की बात करो ना, और साइन कितना है, साइन वो 5 का मान कितना है, 60, और थीटा का मान 65 डिग्री, ये रख दिया। और ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, ये आप देखोगे ये जो वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में चल रही है अपने पास, है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू आने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो तो आपके पास ये जो लैम्डा की वैल्यू आई, ये हमारे पास है, ये लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ये हमारे पास विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण से आई। विवर्तन के ब्रेग समीकरण से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रही है, ठीक है। हम कण लेके चल रहे थे और उससे संबंध जो तरंग आ रही थी वो हमारे पास ये आ रही थी। अब डी ब्रोगली क्या कहती है, डी ब्रोगली जो रिलेशन है वो क्या कहता है, लैम्डा बराबर हमारे पास होता है h अपॉन में p होता है, ठीक है। लेकिन p हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऊर्जा है, तो हम ऊर्जा की फॉर्म में रखेंगे। तो लैम्डा बराबर रहेगा h अपॉन में अंडर का 2m और e लिखेंगे, क्योंकि p जो होता है या
ई जो होता है वो रहता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे तो रहेगा अंडर रूट का 2m और e आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा बराबर आपके पास मिलेगा h अपॉन में अंडर रूट का 2m और जो ऊर्जा रहती है वो हमारे पास कितनी होगी e। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसको कितना विभांतरित किया गया ये रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे e और v, e और यहाँ पर v लिखेंगे। अब बात यह है कि यहाँ पर हम जब लैम्डा के अंदर प्रयोग कर रहे हैं तो h का मान तो हमारे पास प्लांक नियतांक है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पर जो m है वो हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्यों? क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो हमारे पास निकल क्रिस्टल पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास प्रयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और यहाँ पर जो विभवांतर है ये आपको देखो ये कितना लेना है, तो विभवांतर आपको उतना ही लेना है जहाँ पर आपके ग्राफ की पीक सबसे बड़ी आई थी। और आपके ग्राफ की जो पीक है जब हमने देखा था कि हमारे पास इस तरह से जो ग्राफ की पीक है वो मैक्सिमम आई थी, इस तरह से मुड़ करके फिर ऐसे चला गया था। तो ये पीक आई है, ये हमारे पास एंगल आया था 50 डिग्री और वोल्टेज जो था वो आपके पास 45 वोल्ट था। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, 45 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, सॉरी 45 वोल्ट है ये। तो ये वैल्यू अपन और रखेंगे। तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो ये फॉर्मूला अपने पास ये वाला, ये इस वाले फॉर्मूले में प्रयोग करेंगे। तो अपने पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू ये था h अपॉन अंडर रूट का 2m/e/v। सारी वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में ये रहेगा रूट और 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई का मान रख दिया पहले, कोई बात नहीं, 9.1 इंटू 10⁻31 और यहाँ पर अभी एक फिलहाल के लिए हम वोल्टेज को ऐसे कैसे रख रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है 12.27, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के अंदर और बटे में रूट वी। और यहाँ पर हमारे पास जो रूट वी है, सॉरी वी का जो वैल्यू है वो अपने पास 45 वोल्ट था। तो आप यहाँ पर 45 वोल्ट रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 112.27 बटे में रूट 54 यानी कि 54 एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आती है 1.67 एंगस्ट्रॉम के लगभग ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो हमने देखा कि जो प्रैक्टिकली वैल्यू आई थी लैम्डा बराबर वो आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम और ये आ रही है हमारे पास 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो वैल्यू हैं वो क्या रही है, सेम आ रही है। डी ब्रोगली ने जो बात कही थी वो भी मैच हो रही है। ठीक है, और जो हमारे पास डेविसन जर्मर प्रयोग है उसमें जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो भी क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकली तो हम इसको नहीं समझा पाते। क्लासिकल में क्यों नहीं समझा पाते? क्लासिकल ये कहती है कि तीव्रता की वैल्यू तो फाई के साथ बहुत अल्प आती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि तीव्रता की जो वैल्यू है वो फाई के साथ बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदा रहें।